Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We're back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th July 2025. एंड संडे का दिन है। पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगा। पिछले दिनों का जो एनालिसिस है, कल मैंने कंबाइंड एक वीडियो बना दिया है पूरे चूंकि मैं नहीं बना रहा था वीडियो बहुत दिनों से, तो वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो आपको यूपीएससी का या जो भी आप स्टेट सर्विस देना चाहते हैं या जो भी एसएससी जो भी आप देना चाहते हैं एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स के या जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं और सारे करंट अफेयर्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम संडे का एनालिसिस देखेंगे 20 जुलाई का। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले फ्रंट पेज की बड़ी खबर जो है वो है टॉप कोर्ट टू हियर आर्टिकल 143 रेफरेंस ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स पावर ऑन जुलाई 22। तो बड़ी बात यह है कि ये आप सबको पता होना चाहिए। आर्टिकल दो तीन आर्टिकल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वो आर्टिकल है सबसे पहला आर्टिकल 143 जो यहाँ पे आया है। तो आर्टिकल 143 क्या बोलता है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 143 बोलता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143। मतलब कि प्रेसिडेंट क्या होता है, कई बार अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है अगर, तो फिर वो बेसिकली जो प्रेसिडेंट होता है वो किससे ओपिनियन ले सकता है। वो ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेने की जो पावर है वो आर्टिकल 143 के अंदर है। लेकिन इसमें थोड़े से कुछ कैविएट्स हैं जो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी जो पूछ सकता है वो याद रखना कि पहली चीज तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होगा कि वो ओपिनियन दे ही। ये भी याद रखिए। कोई यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि इट विल बी बाइंडिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143। नहीं, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट पूछ सकता है, ओपिनियन ले सकता है, लेने के लिए बोल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर ये बाइंडिंग नहीं होगा कि ओपिनियन दे ही दे। दूसरी एक और चीज, ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया है तो ये प्रेसिडेंट पे भी बाइंडिंग नहीं होगा कि वो उस चीज को मान ही ले। ये भी आप याद रखिएगा। इट विल नॉट बी बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट टू मतलब कि जो भी उसने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने वो मानना ही पड़ेगा उसको। ये भी बाइंडिंग नहीं है। तो दोनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, वो पहले अपन देख लेते हैं। द रेफरेंस अराइजेस फ्रॉम अप्रैल 8। अब अप्रैल 8 2025 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गवर्नर जो है वो इनडेफिनेटली डिले नहीं कर सकता किसी बिल को। और उसमें कुछ कुछ टाइमलाइंस दे दी थी कि आर्टिकल 200 के अंदर, जो आर्टिकल 200 है, जैसे कि आर्टिकल 200 जब आप देखेंगे तो उसमें चॉइसेस हैं गवर्नर के पास कि क्या क्या चीजें वो कर सकता है आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 में। ठीक है, जैसे गवर्नर को असेंट दे सकता है, विदड्रॉ विद होल्ड कर सकता है असेंट को, या बिल को भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है तो एक चीज याद रखनी है कि वो बिल अगर वापस असेंबली ने पास कर दिया तो उसको एज इट इज पास होना पड़ेगा। और चौथी चीज की वो रिजर्व कर सकता है बिल्स को फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। गवर्नर तो एक रिजर्व भी कर सकता है। तो यहाँ पे यही था कि उन्होंने बोला कि इंडेफिनेटली आप नहीं कर सकते, और डीम्ड असेंट प्रोवाइड कर दी थी, डीम्ड असेंट प्रोवाइड कर दी थी वो टू जज जजमेंट में दो अप्रैल 8 के। ठीक है, तो बेसिकली इस बार प्रेसिडेंट ने वही रेफर किया है। रेफर किया है क्या, उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली पूछा है कि ये जो डीम्ड जजमेंट आपने दिया है तो क्या ये सही है, क्या ये रिप्लेस कर सकता है प्रेसिडेंशियल और गवर्नर असेंट को। कैन जुडिशियल असेंट रिप्लेस द प्रेसिडेंशियल एंड गवर्नर असेंट, एक तरीके से इंडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और ये आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या होता है कि बेसिकली जिसमें प्रेसिडेंट जो जुडिशरी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 142 के अंतर्गत लॉ या डिक्री पास करने की पावर रखती है। लॉ और डिक्री मतलब कि सीधे सीधे लॉ ही बना देती है सुप्रीम कोर्ट। तो वही प्रेसिडेंट पूछना चाहते हैं कि भाई ये लॉ बनाने की पावर तो है, लेकिन क्या ये जो वो प्रोसेस है हम लॉ बना रहे हैं, क्या उसको ये रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। तो दैट इज द बिग क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या ओपिनियन देता है, बट दैट इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन राइजन एज ऑफ नाउ। ये अभी उठा है। अगली न्यूज पे आते हैं। अगला न्यूज है यहाँ पे, न्यू टीबी स्किन टेस्ट बाय केरला गवर्नमेंट ऑफर सिंपल एक्यूरेट वे टू डिटेक्ट डिसीज। अब एक्चुअली इस न्यूज को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ बता रहा हूँ। हालांकि स्टेट लेवल की न्यूज है, बट पहली चीज तो इसमें एक टेस्ट है जो कि डेवलप किया गया, तो उसको आपको पता तो होना चाहिए, एज अ इंडिविजुअल भी आपको पता होना चाहिए। तो CYTV, बस मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको आप याद रखिएगा। द टेस्ट इज CYTV, है ना। CYTV टेस्ट है। और ये टेस्ट है जो कि
ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन को डिटरमाइन करेगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो डिफरेंस बताया टीबी इन्फेक्शन और एक्टिव टीबी डिसीज के बीच में। तो याद रखिएगा, टीबी इन्फेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्टिव टीबी डिसीज। ये मुझे नहीं पता था, ये मैं अभी जाना, तो इसको मैं जरूरी था कि आपको बता दूं। आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा कि टीबी इन्फेक्शन एंड एक्टिव टीबी डिसीज दोनों डिफरेंट होते हैं। एक पर्सन जिसको टीबी इन्फेक्शन है, उसके अंदर ये टीबी का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये होता तो है, बट ये डोरमेंट स्टेज में रहता है। इट रिमेन्स डोरमेंट और इनएक्टिव इन द बॉडी, एंड द पर्सन नाइदर हैज एनी टीबी, मतलब एक्टिव टीबी नहीं होता व्यक्ति को, क्योंकि ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये डोरमेंट रहता है, एंड इट इज नॉट एक्टिव इन द बॉडी, ठीक है ना। और दिस इज व्हाट विच इज इम्पोर्टेंट। अगर अनट्रीटेड रह गया तो 5 से 10% ऐसे केसेस जिनको टीबी इन्फेक्शन है, दे विल डेवलप एक्टिव टीबी डिसीज। तो 10% तक के आसपास कोई फिर एक्टिव टीबी डिसीज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस पता लगाना। तो ये जो CY टीबी किट है, ये एक इंट्राडर्मल किट है जिसको स्किन के ऊपर अंदर आप यूज करते हो, एंड वहां से फिर आपको टीबी जो इन्फेक्शन है वो डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और टीबी इन्फेक्शन और एक्टिव टीबी डिसीज के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। NIRF to award institutions negative scores for retractions from journals। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि NIRF क्या है। तो NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, NIRF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब ये क्या करेंगे? तो ये करेंगे बेसिकली कि निगेटिव मार्क देना शुरू करेंगे। एक रैंकिंग है ये जो यूनिवर्सिटीज के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, ओवरऑल ये अलग अलग रैंकिंग्स निकालते हैं यूनिवर्सिटीज की, बेस्ड अपॉन देयर 5 पैरामीटर्स। 5 पैरामीटर्स है इनके अंतर्गत। मैं आप बताऊंगा कौन कौन से 5 पैरामीटर्स हैं। तो ये 5 पैरामीटर्स के बेसिस में रैंकिंग निकालते हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि भैया अगर आपने रिट्रैक्शन किया, रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो आपने कोई पेपर डाला, ठीक है ना, आपने कोई रिसर्च पेपर डाला और आपने 4 दिन बाद उसको वापस ले लिया, बोला नहीं नहीं यार गलत हो गया, गलत हो गया। या फिर आपने कोई साइटेशन डाला, 4 दिन बाद आपने उसको वापस कर लिया, तो उसको रिट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रिट्रैक्शन अगर आपने किया साइटेशंस का या अपने जर्नल्स में, तो फिर आपके नेगेटिव मार्क्स अवॉर्ड होंगे, ऐसा NIRF ने कहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर इंक्लूडिंग दिस। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रैंक करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कंट्री में। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंक करने के लिए है। की पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं तो 5 पैरामीटर्स है। पहला है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, जिसका वेटेज 30% है। दूसरा है आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, जिसका 30% वेटेज है। इसी के अंदर आपका पब्लिकेशन साइटेशन आता है, ठीक है ना, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। देन थर्ड है ग्रेजुएशन आउटकम्स, 20% वेटेज है। फोर्थ है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, उसका 10% वेटेज है। और फिफ्थ है परसेप्शन, उसका भी 10% आपका उसका वैल्यू है, ठीक है ना। तो ओवरऑल रैंकिंग का, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। सेंटर ऑर्गेनाइजेस नेशनल वर्कशॉप ऑन जैन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। तो बेसिकली एक इसमें एक्चुअली इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्कीम के बारे में मेंशन था, तो वो देख लेते हैं। अब एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया के सिविलाइजेशनल डेप्थ और इंक्लूसिव कल्चर को हाईलाइट किया जा रहा है। तो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी जैन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, गुजरात यूनिवर्सिटी में। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये स्कीम जो मेंशन्ड है वो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, PMJVK। अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो PMJVK बेसिकली टू अपलिफ्ट एंड एम्पावर ऑल द 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम इज टू अपलिफ्ट एंड एम्पावर ऑल द 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ये 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं? तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। एंड कैसे? बाय सपोर्टिंग एकेडमिक रिसर्च एंड हेरिटेज कंजर्वेशन। तो उनके इन रिलीजन इन कम्युनिटीज के एकेडमिक रिसर्च एंड हेरिटेज कंजर्वेशन के थ्रू इनको अपलिफ्ट करना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस योजना। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए।
आगे मूव करते हैं, वुलर बैक इन द पिंक। तो वुलर लेक के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है किस तरीके से वहां पे मतलब कश्मीर में चल रहा है क्या है। तो वुलर लेक का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि चूंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 7th क्लास की जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वुलर लेक का फॉर्मेशन लिखा हुआ है। याद रखिएगा कि वुलर लेक का जो फाउंडेशन है या फॉर्मेशन है, इट इज ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो याद रखिएगा वुलर लेक इज अ टेक्टोनिक लेक, मीनिंग इट इज क्रिएटेड व्हेन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब कि अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट से इसका फाउंडेशन हुआ है, फॉल्टिंग और फोल्डिंग के माध्यम से। जब फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग हुई थी वहां पे एक डिप्रेशन बन गया, फिर डिप्रेशन में बाद में पानी भर गया तो ये लेक बन गई, ठीक है ना। तो इसलिए इसको टेक्टोनिक लेक बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। लोकेशन इसकी बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। एंड टेक्टोनिक फ्रेश वाटर लेक है ये, याद रखिएगा। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड इट इज फेड एंड ड्रेन्ड बाय झेलम रिवर। तो ये वुलर के बारे में जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव हेड विद मी। व्हाट इज यूनिवर्सल्स एंटी मैटर मिस्ट्री। अब यहाँ पे मैटर और एंटी मैटर की मिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक नया रिवोल्यूशन होता है। इसमें दो टर्म्स हैं जो इस आर्टिकल में आपको जानने जरूरी है। एक टर्म है बैरियन, बैरियन, और दूसरा टर्म है सीपी वायोलेशन। तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस न्यूज आर्टिकल में दो टर्म्स है जो हम सीखेंगे, एक है बैरियंस और दूसरा है सीपी वायोलेशन। तो बैरियन क्या है बेसिकली, baryons are made up of three smaller particles जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। याद रखिएगा QUARK, क्वार्क से बनता है बैरियन, ठीक है ना। प्रोटॉन इज जैसे जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी एक आपका बैरियन ही है, प्रोटॉन इज अ बैरियन एंड इट इज मेड अप ऑफ टू अप क्वार्क्स एंड वन डाउन क्वार्क, ठीक है ना। तो बेसिकली ऐसा होता है। तो बैरियन इज अ पार्टिकल मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क्स। बैरियंस के बिना कोई एटम नहीं बन सकता, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर मैं प्रोटॉन हटा दूं तो कोई एटम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो विदाउट बैरियंस देयर विल नॉट बी एनी एटम, देयर विल नॉट बी एनी मैटर, देयर विल नॉट बी एनी यू, ठीक है। सीपी वायोलेशन क्या है, सीपी वायोलेशन मैं आपको बता, देखो दो चीजें हैं सीपी वायोलेशन में। एक एक टर्म है सी, दूसरा टर्म है पी। मैंने आज के आर्टिकल से लिखा भी है। सीपी वायोलेशन का सीपी का सी जो होता है वो उसका मतलब होता है चार्ज कॉन्जुगेशन, और पी इज फॉर पैरिटी। याद रखिएगा सीपी में सी जो है वो है चार्ज कॉन्जुगेशन और दूसरा पी इज फॉर पैरिटी। तो चार्ज कॉन्जुगेशन क्या होता है, पहले तो हम चार्ज कॉन्जुगेशन समझे। चार्ज कॉन्जुगेशन का मतलब होता है फ्लिपिंग द चार्ज, चार्ज का कॉन्जुगेशन यानी कि फ्लिपिंग द चार्ज। प्लस चार्ज है तो उसको फ्लिप करें तो माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है इस पी इज फॉर पैरिटी, पैरिटी इज द मिरर इमेज, ठीक है ना। तो मतलब एक तो चार्ज को फ्लिप करना है, दूसरा उसका मिरर इमेज ले लेना है, ठीक है ना। तो ये होता है सीपी वालेशन। तो यही मैटर और एंटी मैटर में डिफरेंस ही होता है। मैटर इज बेसिकली सिंपल वन, है ना। तो अब देखो मैटर क्या है, एम है। अब इसका क्या करेंगे, जैसे हम चार्ज माइनस एम कर दें और इसकी मिरर इमेज ले लें, मतलब कि इसकी मिरर इमेज लेके ये ले लें, तो ये आपके इसका एंटी मैटर हो जाएगा। तो अब देखो नॉर्मली जो इस आर्टिकल में ये लिखा है कि होना क्या चाहिए था कि मैटर और एंटी मैटर एक तरह से बिहेव करने चाहिए थे, बस अपोजिट बिहेव करने चाहिए थे, मतलब कि मैटर को एंटी मैटर कैंसिल कर देता है। बट अगर ऐसा होता तो यूनिवर्स में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हर मैटर का एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है ना। जैसे बिग बैंग हुआ तो बराबर मैटर और बराबर एंटी मैटर बना होगा, है ना, अलग अलग नहीं बना होगा, तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए था। बट चूंकि ये कैंसिल नहीं हुआ और इतना सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों के डीके में कुछ डिफरेंस होता होगा। तो बेसिकली सीपी वायोलेशन वही है। सीपी वायोलेशन का मतलब ये होता है कि जब इनके बीच में जिनका जो प्रॉपर्टीज है वो अलग तरीके से बिहेव करती हैं। एंड देखो यही लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो सीपी वायोलेशन का मतलब है डिफरेंस इन हाउ द मैटर एंड एंटी मैटर बिहेव। सीपी का वायलेशन हो गया है, इसीलिए उसको सीपी वायलेशन, मतलब कि the particles and the anti particles are not behaving in the same way, they are not behaving in the same way। और यही चीज यहाँ पे हम क्वार्क एंटी क्वार्क में भी हमने देखा था, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। बैरियंस याद रखिएगा थ्री क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बैरियंस आर थ्री क्वार्क पार्टिकल, जिनमें तीन क्वार्क लगते हैं बनने के लिए, उनको हम बैरियंस बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम आईएनएसटी आईआईटीज में वाटर फिल्टर विद लाइट वाइब्रेशन। तो एक वाटर फिल्टर बनाया है जिसमें लाइट और वाइब्रेशन दोनों का यूज किया गया है। लाइट और फिल्टर दोनों का यूज किया गया, इसलिए टर्म यहाँ पे यूज हुआ है पीजो फोटो कैटालिसिस। याद रखिएगा पीजो फोटो कैटालिसिस का यूज किया गया है इस प्रोसेस में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये।
तो ठीक है, आप छोड़ भी सकते हैं इसको, बट हाँ, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बायो ईमू, अब ये बायो ईमू क्या है, बायो ईएमयू या बायो ईमू, जो भी आपको पढ़ना है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर की मूविंग पिक्चर्स प्रोवाइड करता है, अलग अलग स्टेज में क्या स्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करने के। तो जैसे नॉर्मल सी बात है, प्रोटीन जो है वो डायनामिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि ट्विस्ट भी करते हैं, फ्लेक्स भी करते हैं। उनके मूवमेंट्स बहुत ज्यादा ट्विस्टेड और फ्लेक्स्ड मूवमेंट रहते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लीनियर मूवमेंट नहीं है। तो बायो इमू क्या है, एक न्यू एआई सिस्टम है जो कि प्रिडिक्ट कर सकता है फुल रेंज ऑफ प्रोटीन शेप्स इन बायोलॉजिकल कंडीशंस रैपिडली, है ना। याद रखिएगा, अलग अलग बायोलॉजिकल कंडीशंस में फुल रेंज जो होगा प्रोटीन के शेप्स का, वो क्या होगा, ये बायो इमू के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये डिफरेंट है फ्रॉम द मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, है ना, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स अलग है। मॉलिक्यूलर डायनामिक्स का काम क्या है, जैसे कि मान लो अगर आपको देखना है कि इस प्रोसेस तक वो पहुंचा कैसे, है ना, मतलब कि उसकी बाइंडिंग साइट तक कैसे पहुंचा, तो वो फिर आपको एमडी के माध्यम से, मतलब कि उसके मॉलिक्यूलर डायनामिक्स के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ शेप जानना है अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग बायोलॉजिकल कंडीशन में, तो बायो इमू कैन प्रोड्यूस स्टेबल प्रोटीन शेप्स फास्ट। इट कैन सिमुलेट डिटेल स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट पाथवे। तो ये मूवमेंट के पाथवे और बेसिकली उसके शेप्स को ही डिटरमाइन करता है बायो इमू, आप ये याद रखिएगा। रेयर डिसीजेस के लिए ग्रेटर अवेयरनेस की आवश्यकता, ऑब्वियसली बात है। रेयर डिसीजेस का मतलब क्या है, रेयर डिसीजेस का मतलब है कि ऐसी डिसीज जो कि बहुत ही कम लोगों को इफेक्ट करती है जनरल पॉपुलेशन में, इट्स अफेक्ट रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि रेयर डिसीजेस के लिए डेटाबेस बनाने की आवश्यकता है और रेयर डिसीजेस के अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, डॉक्टर्स को ही नहीं पता होता इसके बारे में। तो जब भी हो तो इसका एक, इसको आप नोट करें। यहाँ पे एक जेनेटिक्स करके टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक एंड सोसाइटी बेंगलुरु की जो है, उसने डेवलप किया है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक जीन डेटाबेस है रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे। और वो क्या करते हैं, जैसे पेशेंट आया ना रेयर डिसीज वाला कोई, तो उसको एक रेंज ऑफ सिम्टम्स दिखाते हैं अलग अलग डिसीजेस में, और उन सिम्टम्स के माध्यम से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इनमें कौन से रेयर डिसीज है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंडिया ईएफटीए ट्रेड पैक टू टेक ऑफ अक्टूबर 1। 1 अक्टूबर से भारत और ईएफटीए के बीच का जो ट्रेड पैक्ट है वो लागू हो जाएगा। याद रखिएगा, 10 मार्च 2024 को एक एग्रीमेंट हुआ था ईएफटी और इंडिया के बीच में, जिसको हम टेपा बोलते हैं। टेपा यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंतर्गत इंडिया को इन्वेस्टमेंट मिला है, ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट मिला है ऑफ $100 बिलियन इन 15 ईयर्स फ्रॉम द ग्रुपिंग। ईएफटीए ने कहा है कि हम अगले 15 साल में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड इट विल अलाउ, मतलब जिसमें स्विस वॉचेस, चॉकलेट्स, कट एंड डायमंड, ये सारी चीजें बेसिकली इनके लिए है, ठीक है ना। फिर ड्यूटी फ्री जाएगा। इसको ईएफटीए के मेंबर्स याद रखिएगा, 4 मेंबर्स हैं ईएफटीए यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के अंतर्गत। वो है आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, 4 मेंबर्स आर देयर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।